हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें कवर करते हैं। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला न्यूज। यह बिपरजॉय के गुजरात में टकराने की संभावना। बिपरजॉय का है तो एक प्रकार का चक्रवात है। इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपदा या डिजास्टर। अब देखिए, चक्रवात के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसको कवर किया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर से वही चीज पढ़ाना पूरा, फिर से वो वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई मतलब है नहीं। इससे अच्छा हम कुछ नया चीज देख लेंगे, कुछ नई चीज जान लेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको देख लेंगे। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर रोज पीडीएफ 10 बजे तक पहुंचा दी जाती है आप लोग के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच किसके बीच? तो इंडिया प्लस मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज है? तो ये है एक्वेरियन। उसका क्या मतलब होता है? एक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंडशिप या मित्रता। तो ये याद रखेंगे कि एक्वेरियन एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होते थे? वो इंडिया और मालदीव के बीच होती है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? उसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। इस बार इसका 12वां संस्करण था। नेक्स्ट आर्टिकल है, एडीबी और भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अच्छे से। आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले जान लेते हैं कि बागवानी होती क्या है। बागवानी पौधे कृषि की वह शाखा है जो बगीचे की फसलों, सामान्यतः फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित होता है। किससे किससे? तो सामान्यतः फलों से, सब्जियों से और सजावटी पौधों से संबंधित होता है, तो उसी को बागवानी कृषि कहा जाता है। भारत में बागवानी की स्थिति क्या है? बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो वो है चीन। दूसरे स्थान पर भारत। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत आम, केला, अनार, चीकू, एसिड लाइम और आंवला जैसे फलों के उत्पादन में अग्रणी है। यानी इन सारी चीजों के उत्पादन में कौन पहले स्थान पर? तो भारत है। और ओवरऑल देखेंगे समग्र रूप से तो भारत दूसरे स्थान पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल बागवानी उत्पादन में शीर्ष राज्य थे। यानी 2021-22 में पहला स्थान किस राज्य का था? तो उत्तर प्रदेश का था बागवानी में। दूसरा स्थान किसका था? मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जी उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन से थे? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021-22 में बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बढ़कर 27.74 मिलियन हेक्टेयर हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बढ़कर यानी वृद्धि हो रही है इसके तहत, और इससे लगभग 347.63 मिलियन टन उत्पादन हुआ। देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। इसे 2005-06 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चलाया गया था। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? केंद्र प्रायोजित योजना ये होती है जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के योगदान देते हैं, दोनों का पैसा लगा होता है, तो होती है केंद्र प्रायोजित योजना। और जहां केंद्र की अकेले पैसा लगा होता है वहां पे होती है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। तो इसको केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर 2005-06 में शुरू किया गया था। इसके तहत किसको किसको देखा गया? तो फलों, सब्जियों, जड़ एवं कंद फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों के उत्पादन में समग्र रूप से वृद्धि हेतु चलाया गया था। यानी किसके लिए चलाया गया था? तो इन सारी चीजों की भी वृद्धि के लिए, इनका उत्पादन अधिक हो सके इसके लिए चलाया गया था। इसमें 85% योगदान किसका रहता है? वो रहता है केंद्र सरकार का, और 15% योगदान किसका रहता है? राज्य सरकारों का। विभिन्न बागवानी फसलों के लिए भारत में आदर्श कृषि पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए 2005-06 से 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 382 सक्षम जिलों को, कितने? तो 18 राज्य हो गए, यानी सारे राज्यों को कवर नहीं किया गया था। 18 स्टेट और 3 यूटीज, इन लोगों को कवर किए थे। इनके कितने जिले टोटल? तो 382 सक्षम जिले। सक्षम जिले से क्या मतलब है? जहां पे ऐसी स्थितियां पाई जाती हो जहां बागवानी फसलें आसान हो। इसमें शामिल करते हुए इसे लागू किया गया। इस मिशन के अंतर्गत प्रतियोगी बागवानी फसलों पर अधिक जोर देने के साथ प्रौद्योगिकी के प्रति भी दृष्टिकोण बदलने पर बल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रौद्योगिकी को लेकर के चलना आजकल के टाइम पे बहुत अच्छी बात है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कोई भी क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, कुछ भी, वहां पर टेक्नोलॉजी तो मस्ट है। टेक्नोलॉजी के बिना आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। देख लेते हैं बागवानी से संबंधित अन्य पहले क्या क्या है। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH, ये फलों, सब्जियों और अन्य क्षेत्रों समेत बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। MIDH के तहत भारत सरकार सभी राज्यों में विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान करती है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर, जहां भारत सरकार 90%, यानी सामान्य राज्यों में भारत सरकार कितना देती है? केंद्र सरकार कितना देती है? तो 60%। और जहां हिमालयी राज्य हो गए, पहाड़ी राज्य हो गया या नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, यहाँ पे कितना देती है केंद्र सरकार? तो देती है 90%। उसके अलावा 40% यहाँ पे स्टेट देते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न वाले या हिमालयी राज्यों को अपना 10% देते हैं। बागवानी पर इसकी 5 प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड, ये सारी योजनाएं हैं बागवानी से संबंधित। अब यहाँ पे देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये क्या? तो एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। क्षेत्रीय विकास बैंक से क्या मतलब है? कि किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ, यानी ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे काम नहीं करता है।
कुछ क्षेत्रों को इकट्ठा करके उसी क्षेत्र को लेकर के काम करता है। इसका टारगेट, प्राइम टारगेट वही रहता है कि कुछ क्षेत्र जो है उसको लेकर के चले, ना कि पूरे विश्व को लेकर के। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 68 सदस्य हैं और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य। संस्थापक सदस्य से क्या मतलब होता है? जब स्थापना हो रही तभी उस समय से आप इसको लेकर के चल रहे हैं, इसका स्थापना में आपने भूमिका निभाई हो महत्वपूर्ण, उसी को कहते हैं संस्थापक सदस्य। तो भारत इसका एडीबी का संस्थापक सदस्य रहा है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र से कितने? तो 49 हैं। उसके अलावा 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से। अब यहाँ पे यही स्टेटमेंट दे करके यूपीएससी में पूछा था कि एडीबी जो है वो सिर्फ एशिया के लिए काम करता है, इसमें सिर्फ एशिया के सदस्य हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से 49 है, उसके अलावा 19 जो है वो अलग क्षेत्रों से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, यही स्टेटमेंट दिया था यूपीएससी क्वेश्चन में। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में कौन कौन है? तो जापान पहले स्थान पर है, उसका संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी ये दोनों मिलाकर के पहले स्थान पर हैं। दोनों का ही सेम शेयर रहा है। उसमें कितना रहा है? तो 15.6% के साथ। उसके बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन है 6.4%। उसके बाद भारत है 6.3% और ऑस्ट्रेलिया है 5.8%। इतना शेयर है इनका एडीबी में, इतना योगदान है इनका इस लेवल पे। इसका मुख्यालय कहाँ? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ये आर्टिकल है सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह के बारे में। अच्छा, इस आर्टिकल डिस्कस करने से पहले आप लोग अपना विचार बताइए कि आप लोग को इसको लेकर के क्या लगता है? समलैंगिक विवाह होना चाहिए समाज में कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब पक्ष और विपक्ष में एक एक तर्क सोच के देखिए, ज्यादा नहीं, बस एक एक तर्क कि आपको क्यों लगता है कि होना चाहिए, सिर्फ एक तर्क इसके बारे में। और आपको क्यों लगता है कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सिर्फ एक तर्क आप सोच के देखिए। देखिए इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जरूर से पूछे जाते हैं। जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, लगातार चर्चा में बने होते हैं, उसके बारे में आपसे जरूर पूछा जाए कि आपका इस पे क्या विचार है। तो आप इस तरीके से शांत तो रह नहीं सकते, क्योंकि इतना हॉट टॉपिक है, लगातार मुद्दा बना हुआ है, उसका चर्चा में बना हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं सॉरी सर मैंने सुना नहीं है या मुझे जानकारी नहीं, तो इस तरीके से आपके इंटरव्यू पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इस तरीके के मुद्दे जब भी आए ना, कोई सोसाइटी से जुड़ा मुद्दा कभी भी आए, तो आप उसको देखिए, रुक करके सोचिए कि इसके बारे में क्या हो सकता है, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत, कुछ भी 1-2 पॉइंट जरूर सोचिए। एक पॉइंट पक्ष में, एक पॉइंट विपक्ष में, कम से कम इतना तो सोच के रखिए, क्योंकि यही सोच जो है ना वही आपको आईएएस बनाएगी। सोचना ही आपको आईएएस बनाएगी। जब इंटरव्यू में आप अपनी सोच डालेंगे ना तो वो झलकेगी कि हाँ आपने मेहनत की है। आइए देखते हैं इसके बारे में। समलैंगिक विवाह की पृष्ठभूमि क्या रही कि इसका मुद्दा कहां से उठाया गया था? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए वर्ष 2020 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत याचिकाएं दायर की गई थी। यानी इन दोनों अधिनियम के तहत याचिकाएं दायर की गई थी कि जो समलैंगिक लोग हैं उन्हें भी विवाह करने का अधिकार दिया जाए, उनका जो क्रिमिनलाइजेशन है, अपराधीकरण, उसको समाप्त किया जाए। देखते हैं समलैंगिक विवाह के पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क है। तो यहाँ पहले हम देखते हैं विपक्ष में क्या तर्क है। पहला पॉइंट है विवाह की धार्मिक परिभाषाएं। अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम धर्म जो है दुनिया में, वहां पे जो भी बात की गई है विवाह की, वहां पे कहीं पर भी समलैंगिक या इस तरीके से बात नहीं की। वहां पे सिर्फ यही बात की कि एक लड़का होगा, एक लड़की होगी, इन्हीं दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, यानी एक स्त्री होगी, एक पुरुष होगा, इन्हीं के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे। ये सारे धर्मों में यही चीज, कोई एक धर्म की बात नहीं है, लगभग सारे धर्मों में यही बात कही गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विवाह की धार्मिक परिभाषाएं। विभिन्न धर्मों में पारंपरिक रूप से विवाह को एक पुरुष और स्त्री के बीच का बंधन माना जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है राज का वैध हित। अब यहाँ पे उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कब शादी करनी है, कितने बार शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कैसे अलग होता है, और पशुगमन या व्यभिचार पर कानून को विनियमित करने के लिए राज्य अपने वैध हित का दावा कर सकता है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम्स हो गए, उनमें 2, 3, 4 शादियां तक करने अलाउ है। वहीं पे हिंदू हो गए, उनको एक शादी से अधिक नहीं करना है। ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कानून ही तो डिसाइड कर रहा है। और कानून कौन बना रहा है? कानून बना रहा है हमारा संसद। यहाँ पे मुस्लिम्स कानून कौन बनाता है? तो ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाता है। यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी है और इनकी सुरक्षा के लिए इनको ये अलाउ किया जा रहा है। इनका कहना यह है कि इनके धर्म में ऐसी इजाजत है, तो इसलिए इनको लेकर के चला जाता है। और यहाँ पे ये हिंदू कानून कौन बना रहा है? हिंदू विवाह विशेष अधिनियम जो बनाया गया है वो कौन बनाया? तो संसद बनाया है। उसके तहत जब तक कि आपकी पत्नी जिंदा है, आपका पति जिंदा, अगर व्यभिचार नहीं कर रहा है तो आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम आप एक ही शादी कर सकते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इससे जुड़ा कानून बनाती है, उसका वैध हित है। संसद द्वारा विधान का निर्माण। अब यहाँ पे एक चीज ये भी कही जा रही है कि कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो कानून का निर्माण करे। किसी भी मुद्दे पे कानून निर्माण का अधिकार किसको? तो संसद को है, विधानसभा को है, ना कि कोर्ट को। कोर्ट का काम क्या है? उसका ये काम है कि ये देखे कि जो कानून बनाएगा वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। अगर संविधान के अनुसार तो उसको लागू करने में उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित करके उसको नील एंड व्हाइट करार दे दिया जाए, यानी उसको समाप्त कर दिया जाए। तो कोर्ट का ये काम है, ना कि कोर्ट कानून बनाती चलेगी। कोर्ट आदेश दे सकती है या निर्देश दे सकती है, कोई सिफारिश भेज सकती है, इस तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट है निजता का अधिकार। अब देखिए 2017 में के.एस. पुट्टर स्वामी वर्सेस अदर केस में
सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 क्या है? तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, इसी के तहत बना दिया था इसको मौलिक अधिकार। और यही क्वेश्चन 2021 यूपीएससी प्री में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत ये जो निजता का अधिकार है कौन सा आर्टिकल के तहत आता है। तो इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्तिगत होता है, कोई भी मैटर व्यक्तिगत है तो उसको निजी रखना हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको निजी रख सकते हैं। लेकिन जो विवाह होता है वो क्या होता है? वो सार्वजनिक मामला है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे विवाह सिर्फ एक समझौता नहीं माना जाता, उसको एक धार्मिक परंपरा भी मानी जाती है, उसको एक संस्कार माना जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ विवाह में सिर्फ दो लोग नहीं जुड़ते, दो परिवार जुड़ते हैं, दो फैमिलियां जुड़ती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण यौन संबंध होते हैं, यानी दो लोग अपनी मर्जी से फिजिकल होते हैं, तो उसको तो आप निजी मान सकते हैं। लेकिन जो विवाह होता है एक सार्वजनिक पहलू होता है, सार्वजनिक मुद्दा होता है विवाह। देखते हैं आप 400 लोग जाते हैं शादी में, ये वो बहुत सारे तामझाम किए जाते हैं। तो अगर निजी मामला तो इतने सारे दिखावे क्यों होते? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई अपनी सहमति से फिजिकल हो रहा है किसी के साथ तो वो तो व्यक्तिगत मामला है, वो निजी अधिकार का मामला है, यानी उसमें निजता का अधिकार आ जाएगा, मौलिक अधिकार है। लेकिन जहाँ विवाह होता है वो सार्वजनिक मामला बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कानून की व्याख्या। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विशेष विवाह अधिनियम है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसमें समलैंगिक विवाह को जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा? तो उसमें अधिनियम के संपूर्ण संरचना पर विचार करना पड़ेगा, ना कि किसी एक शब्द को या किसी एक चीज को हटा करके उसको सही कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए, बल्कि उसकी पूरी जो संरचना बनाई गई वो उसी चीज को ध्यान में रख करके बनाई गई थी। उसका जो निर्माण किया गया था विशेष विवाह अधिनियम, वो यही ध्यान में रख के किया गया था कि दो लोग होते हैं, स्त्री और पुरुष, उन्हीं के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके बनाया गया था। अब यहाँ पे जब ये आ जाएगा समलैंगिक विवाह, तो उसको लेकर के अलग तरीके से चलना पड़ेगा, तो पूरा कानून बदलना पड़ जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को गोद लेने संबंधी मुद्दे। अब देखिए अभी तक के जो हमारे कानून उसमें ये कहा जाता है कि माता पिता होंगे या स्त्री पुरुष होंगे, पत्नी होगी और पति होगा, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात की जा रही है कि यही लोग बच्चों को गोद ले सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कंडीशन बनाई गई। लेकिन जब समलैंगिक विवाह होगा तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन माता है कौन पिता है? और कोई मुद्दा होता है तो ये कह दे कि मैं माता नहीं हूँ, जिसने पहले कहा था कि मैं माता, वो कह दे कि मैं माता नहीं हूँ, ये है, तो फिर क्या करेंगे उसमें? उसको कैसे टैकल करेंगे? उनकी पहचान कैसे की जाएगी? ये सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। फिर उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा। और इसको एक ये माना जाता है कि सामाजिक रीति के विपरीत है, यानी सामाजिक जो नियम है उसमें क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होगा। लेकिन अब ये सामाजिक नियमों के विरुद्ध जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष आपस में शादी कर सकते हैं। समलैंगिक विवाह से मतलब यही है कि सेम सेक्स वाले, यानी समान लिंग वाले एक साथ विवाह कर लें, यही समलैंगिक विवाह। नेक्स्ट पॉइंट है समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क। इसमें पहला पॉइंट है मानव जाति के लिए खतरे की धारणा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इनके विवाहों को मान्यता दी जाए, समलैंगिक विवाह होने लग जाएंगे, तो फिर मानव जाति आगे कैसे बढ़ेगी? यानी आप सबको पता है कि अगर बच्चे पैदा करने हैं, समाज को आगे बढ़ाना है, तो स्त्री पुरुष दो लोग का होना जरूरी है। अगर दोनों समान रहेंगे तो बच्चे लेकर के कैसे चलेंगे, कैसे बच्चा पैदा करेंगे? तो फिर मानव जाति जो उसके ऊपर ही खतरा आ जाएगा, वही यहाँ पे कह रहा है। लेकिन अब देखिए अवधारणा ये भी तो कि गोद लेने की, यानी इनकी जो समस्या है कि अगर ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते सेम सेक्स के लोग, तो ये क्या करेंगे? बच्चों को गोद ले लेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आश्रमों में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं, तो इससे एक और समस्या का हल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभिजात अवधारणा का आरोप। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सारे जो मामले होते हैं समलैंगिक या सेम सेक्स वाले, ये अमीरों को चोचले हैं। लेकिन ये भी सही बात नहीं है, क्योंकि अभी देखिए एक मामला आया था लीला और उर्मिला का मामला, जहां इन दो पुलिसकर्मियों को वर्ष 1987 में, कब की बात है? 1987 की बात, आज से बहुत टाइम पहले की बात, आप देख सकते हैं। और लोग अभी तक 2023 में घुस गए, उसके बाद भी अभी तक इसको एक्सेप्ट करने की बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ फिर 1987 में कैसे समझते? इनको विवाह करने के लिए निलंबित कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। ये दो पुलिसकर्मियां थी, दो पुलिस वाली थी, ये लोग शादी की, तो इसके नाते इनको क्या किया गया? इनको जेल में डाल दिया गया और इनको पुलिस की जो सेवा थी, जो पुलिस के पोस्ट, उससे हटा दिया गया। समाज में LGBTQIA+ लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव को दर्शाता है। यानी ये जो मुद्दा हुआ क्या बताता है? यही बताता है कि LGBTQ जो कम्युनिटी है, सेम सेक्स वाले लोग हैं, उनके प्रति कितना भेदभाव हो रहा है हमारे समाज में। नेक्स्ट पॉइंट है क्वीर भारतीयों के लिए विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार। अब यहाँ पे जो विशेष विवाह अधिनियम, उसमें क्या प्रयोग किया गया? तो हस्बैंड या वाइफ शब्द का प्रयोग किया गया है। जहां जहां जरूरत पड़े तो वहां पे हस्बैंड या वाइफ शब्द लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उसके बजाय हम स्पाउस शब्द का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। स्पाउस क्या होता है? उसमें दोनों को कवर कर लिया जाता है। स्पाउस जो है एक लिंग तटस्थ शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लिंग का कोई मैटर ही नहीं है, यानी यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों को कवर किया जा सकता है। स्पाउस में दोनों आ जाते हैं। जैसे लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करके क्वीर भारतीयों को शामिल करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम का विस्तार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहवास का मूल अधिकार होना। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजा ने सहवास को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यानी उन्होंने कहा कि ये जो है सहवास का, यानी साथ रहने का अधिकार क्या है, शादी करने का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ये किस आर्टिकल के तहत? तो ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही है। देखिए आर्टिकल 21 ऐसा ना बहुत बड़ा ये है, मतलब इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मुद्दे इसमें अपने आप कवर हो जाते हैं।
और कहा था कि यह सरकार का दायित्व है कि वह ऐसे संबंधों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता दे। सीजेआई ने कहा था कि समलैंगिक युगलों को बहिष्कृत करने की बजाय समाज में आत्मसात करने की आवश्यकता पर बल दिया जाए। आईपीसी की धारा 377 के अपराध मुक्तिकरण ने समलैंगिक संबंधों के अस्तित्व को मान्यता दी है। अब देखिए आईपीसी की धारा जो 377 थी वो क्या कहती थी, वो कहते थे कि जो समान सेक्स वाले लोग हैं अगर वो कोई संबंध बनाते हैं, साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करते तो उनको सजा दी जाएगी, यानी अपराध माना गया था इसके तहत सेम सेक्स वाले लोगों को संबंध बनाना या उनका साथ रहना या उनकी शादी करना, समान लैंगिक वाले सब लोगों को। लेकिन इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस धारा को हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है और समाज में इसको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, इनको जो है गलत तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, इनको आत्मसात करना चाहिए, इनके प्रति हमें अलग तरीके से लेकर के चलना चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, नहीं कि ये लोग कौन है, कहाँ से आ गए, इनको भगाओ, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। इनको भी हमारे समाज के रूप में ही देखना चाहिए, ये भी अच्छे लोग हैं, इंसान ही है, तो अभी इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए, कोई बुरा व्यवहार ना किया जाए, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय गरिमा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक युगलों को एक गरिमापूर्ण निजी जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। किस मामले में? तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये जो सेम सेक्स वाले लोग हैं, समान लिंग वाले लोग हैं, इनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी हो उसको आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक मौलिक अधिकार प्राप्त है। और इसके तहत यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आप किस लिंग के होंगे, किस धर्म के होंगे, किस जाति के होंगे, कहाँ से होंगे, कहाँ पे आपका जन्म हुआ, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। आप कोई भी हो, अगर आप इंसान तो आपको लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल जेंडर स्वयं में पूर्ण नहीं। अब देखिए इसमें इनकी क्या गलती है, अगर इनको कोई फीलिंग आ रही है, सेम सेक्स वाले लोगों को लेकर के कोई फीलिंग आ रही है, तो इसमें इनकी क्या गलती है? तो ऐसा चाहते नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इन्होंने अपनी चॉइस की है, इसे इन्होंने अपने मन से इसको चुना है। अब ये जो है बायोलॉजिकली होता है, किसी को किसी के लिए फीलिंग आती है, इसमें आप कोई क्या कर सकता है? ये जो है बायोलॉजिकल होता है तो इसमें कोई कर ही क्या सकता है। अब इनके अंदर जो फीलिंग आ रही है उसमें इनका योगदान तो है नहीं कि उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी फीलिंग दे दी जाए, या इन्होंने अपने मन से चुना कि मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनके ऊपर आरोप न लगाया जाए और इनको अपने जीवन जीने का अधिकार दिया जाए अच्छे तरीके से। अधिकारों की श्रेणियों से वंचित किया जाना। LGBTQIA+ समुदाय को विवाह करने की अनुमति न देकर उन्हें कर लाभ, चिकित्सा अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनी लाभों से वंचित किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये भेदभाव हो गया ना। आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन सारे आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन हो गया। अनुच्छेद 15 का इस तरीके से होगा कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, अनुच्छेद 21 का इस तरीके से होगा कि गरिमापूर्ण जीवन नहीं जीने दिया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजियां की जा रही है, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनका मौलिक अधिकार कानून किया, उनके रिश्ता कानून किया जा रहा है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ पे LGBTQI से क्या मतलब है? L का मतलब होता है लेस्बियन, B का मतलब बाइसेक्सुअल, G का मतलब गेज और T का मतलब ट्रांसजेंडर, Q का मतलब क्वीर यानी विचित्र, जो इन सारे केसों में अलग हो सबसे। और उसके अलावा प्लस और भी लोग कवर होता है। देखिए लेस्बियन क्या होता है? जब दो स्त्रियां आपस में संबंध बनाते हैं तो उसको लेस्बियन कहा जाता है। उसके अलावा जब दो लड़के आपस में बनाते हैं तो उनको गे कहा जाता है। बाइसेक्सुअल क्या? जो दोनों के साथ अनुकूल हो, दोनों के साथ उसको संबंध बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। और ट्रांसजेंडर तो आप सभी जानते हैं, इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग छक्का या जड़ा कहते हैं। देखिए ये सब कहना अच्छी बात नहीं है, उनका मजाक नहीं बनाया। अगर वो है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप अगर ये कह भी रहे तो उनका इस सेंस में मत कहिए ना कि आप उनका मजाक बना रहे हैं, आप उनको चिढ़ा रहे हैं, आप उनको परेशान कर, इस सेंस में बिल्कुल ना कहिए, कभी ना कहिए। और आप देखिए ना उनके पास तो दोनों हो, वो स्त्री और पुरुष दोनों का रूप धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यार, आप इन सारी चीजों को गलत तरीके से लेकर के ना चले। और आप सिविल सर्वेंट बने जा रहे हैं, इन सारे समुदायों के प्रति, इन सारे तबकों के प्रति आपके दिल में संवेदना होनी चाहिए, ना कि इनका मजाक बनाया जाए। और वैसे भी ये लोग समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये लोग को वैसे वंचित किया जाता है। अभी देखिए आपके स्कूल में कितने ऐसे लोग हैं जो इन सारी कम्युनिटी में से आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं जो आपकी क्लास में साथ बैठते होंगे। कोई एक दो बहुत इक्का दुक्का कहीं निकल जाता होगा तो निकल जाता होगा, हम लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करते। हमने ऐसा सामाजिक पर्यावरण ही नहीं बनाया कि उनको सपोर्ट किया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम उनके लिए एक पर्टिकुलर धंधा और एक पर्टिकुलर समाज ही, एक पर्टिकुलर वर्क ही देखते हैं। अभी आप देखिए हम लोग कहीं जॉब मांगने जाए तो हमारे लिए कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम प्राइवेट जॉब होगा, गवर्नमेंट जॉब तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग प्राइवेट जॉब मांगने आते तब देखिए इनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, इनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है, हर जगह जगह पे मजाक बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमें यार सामाजिक पर्यावरण जो उसको सही तरीके से लेकर के चलना होगा। और ये शुरुआत ये मत सोचिए कि सरकार ही करे, हम भी तो कर सकते हैं ना। सरकार किस लेवल पे काम करेगी? सिर्फ आप अपने लेवल पे काम करना, सिर्फ आप ये करिए कि आप उनको ना चिढ़ाइए। आपके साथ जो दोस्त, आप उनको मना कर दीजिए कि आप उनको ना चिढ़ाएं, उसको अच्छे तरीके से लेकर के चलें, उनको गलत भावना से ना देखें। इसी तरीके से अगर हम शुरुआत कर दें तो अपने आप ये सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन नहीं, हमको तो मजा आता है, हमें वही सारी चीजें करनी। और देखिए अगर आप किसी का मजाक बना रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के, जो चीज उनके कंट्रोल में है ही नहीं, अगर आप उसको लेकर के मजाक बना रहे हो तो यकीन मानिए उनकी गलती नहीं है। फिर ये आपकी परवरिश दिखाते हैं कि आपकी परवरिश किस तरीके से हुई है। फिर ये आपकी परवरिश पे, ये आपके ऊपर धब्बा है, कलंक है।
आइए देखते हैं आगे की राह। आगे की राह क्या हो तो जागरूकता बढ़ाना, यानी इन सारे समुदायों को लेकर के, LGBTQI+ को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए कि ये लोग भी नॉर्मल ही हैं, इनको गलत तरीके से ना देखा जाए, इनको ठीक तरीके से लेकर के चला जाए। जागरूकता अभियानों का उद्देश्य सभी यौन उन्मुक्ताओं की समानता एवं स्वीकृति को बढ़ावा देना और LGBTQIA+ समुदाय के बारे में लोक धारणा का विस्तार करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी सुधार। विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि समलैंगिक युगलों को कानूनी रूप से विवाह करने और अन्य नागरिकों के समान अधिकारों एवं लाभों का उपभोग करने की अनुमति मिल सके। इस दौरान अनुबंध जैसे समझौते लाए जाएं ताकि समलैंगिक लोग विषम लैंगिकों की तरह समान अधिकारों का उपभोग कर सके। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो विशेष विवाह अधिनियम है या हिंदू विवाह अधिनियम है, इसमें सुधार किया जाए और यहाँ पे समलैंगिक शब्द को भी शामिल किया जाए। यहाँ पे समलैंगिक युगल जो है, कपल्स जो है, उनको भी शामिल किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ पति या पत्नी और स्त्री या पुरुष को शामिल किया जाए, यहाँ पे इनको भी लेकर के चला जाए। और वहाँ पे जो पति या पत्नी शब्द, वहाँ पे स्पाउस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ये लिंग तटस्थ शब्द यहाँ पे दोनों कवर हो जाता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे अधिनियमों में संशोधन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद और संलग्नता। धार्मिक नेताओं और समुदायों के साथ संवाद में संलग्न होने से समलैंगिक संबंधों के प्रति पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो धार्मिक गुरु होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, अब देखिए अपने भारत देश में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पे आप कुछ भी कर लो, लेकिन धर्म के बारे में जहां बात आती है ना, हर कोई अपनी जान देने को तैयार है, सामने वाले की जान लेने को तैयार, चाहे वो सच हो चाहे गलत, उसके बारे में हम पता नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहां धर्म की बात आई, हम सर कटाने को तैयार और किसी का सर काटने को भी तैयार है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो है पॉजिटिव वे में यूज किया जाए, सकारात्मक वे में यूज किया जाए इसका, और धार्मिक नेताओं को इसके लिए तैयार किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरीके से चीजें, और ये लोगों को बताएं कि गलत नहीं है, समलैंगिक विवाह गलत नहीं, इसको अच्छी तरीके से लेकर के चला जाए। उसके अलावा NGO की सहायता ली जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी चुनौतियां। भारतीय LGBTQIA+ समुदाय समलैंगिक विवाह को रोकने वाले मौजूदा कानूनों की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है, और दी भी गई है, सही भी है। जब ये कानून ही सही तरीके से संविधान के अपोज में जा रहे हैं तो फिर उनको चुनौती देने में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इस तरीके से संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो इसको ना इनवाइट करार दे देगा, खारिज कर देगा, नया कानून बनाने के लिए कहेगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इस तरह की कानूनी चुनौतियां एक विधिक मसाला स्थापित करने में मदद कर सकती हैं, जो समलैंगिक विवाह के वैधीकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अच्छी बात है, अगर समलैंगिक विवाह के लिए कोई वैधानिक हल निकल जाता है, कोई कानून बन जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए भी। इसमें इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सकेंगे, ये भी अपने जीवन को अच्छे से लेकर के चल सकेंगे, सबसे छुपने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए LGBTQIA+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों की ओर से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। एक साथ कार्य कर हम अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर किसी को अपनी लैंगिकता की परवाह किए बिना अपने पसंद से प्यार करने और विवाह करने का अधिकार होगा। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि अगर इस तरीके की जो धारणाएं हैं कि समलैंगिक विवाह गलत है, ये है वो, अगर इसको तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार, समाज, लोग, NGO, धार्मिक गुरु, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज, हर चीज को लेकर के साथ चलना पड़ेगा। ये सारे लोग एक साथ आ जाए तो ये चीजें अपने आप बदल जाएंगी और समलैंगिक लोगों को भी अपना अधिकार मिल जाएगा। ये भी अपने मनपसंद इंसान से प्यार कर सकेंगे, ये भी विवाह कर सकेंगे उनसे, इनके बीच भी कोई इशू नहीं होगा, इनको भी अपने जीवन जीने में कोई कठिनाई नहीं आएगी और इनको भी सारे अधिकार दिए जाएंगे, जैसे बच्चे को गोद लेने का अधिकार हो गया, चिकित्सा का अधिकार होगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार होगा। इन सारी चीजों को लेकर के अच्छे से चल पाएंगे और इस चीज को अगर ये अच्छे से लेकर चल पाएंगे, अंततः ये हमारे समाज के लिए अच्छा होगा और अंततः हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हमारे राष्ट्र निर्माण में अच्छा होगा, हमारा राष्ट्र जो है एक विकसित राष्ट्र की राह पे अग्रसर हो जाएगा। ये देखिए जहां विकसित देश है ना, वहां पे इन सारी चीजों को अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि वो खुला समाज होता है, ओपन सोसाइटी होता है, वहां पे किसी को किसी से मतलब ही नहीं, वहां पे अपना लेकर चल रहे हैं, वहां पे सारे कानून सबके लिए जैसे होते हैं। ये नहीं कि आप समलैंगिक हैं, ये है वो, उनके अधिकार भी वहां पे मायने रखते हैं, वहां पे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार मायने रखते हैं विकसित देशों में। तो वही जब तक हम इन सारे मुद्दों को हल नहीं करते, इन सारी चीजों को अच्छे लेवल पे लेकर नहीं चलते, हमारी सोसाइटी ओपन नहीं होती, तब तक हम कैसे विकसित राष्ट्र की राह पर अग्रसर होंगे। यहीं तक रखता है आज का लेक्चर। थैंक यू।